आज की कहानी में है एक ट्रिकी सवाल, एक घमंडी दरबार और बीरबल का जबरदस्त लॉजिक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक अजीब सा सवाल पूछा। बताओ आप सभी लोग, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सच कौन बोलता है? एक दरबारी उठा और बोला, जहांपना पंडित लोग। अरे नहीं, वहीं से दूसरा दरबारी बोला, नहीं जहांपना, बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम क्या कहते हो? बीरबल उठे और बोले, जहांपना सबसे ज्यादा सच इस दुनिया में सिर्फ चोर ही बोल सकता है। सारे दरबारी शॉक्ड रह गए, इवन जहांपना भी। एक दरबारी गुस्से में बोला, ये क्या बात हुई बीरबल जी, चोर और सच? बीरबल बोले, सब्र कीजिए, अभी प्रूफ कर देता हूं। अकबर ने बीरबल से बोला, बीरबल अगर गलत हुए तो सजा मिलेगी। बीरबल ने बोला, मंजूर है जहांपना। बीरबल ने कहा, हर आदमी से एक ही सवाल पूछो। अकबर ने तुरंत बोला, सच बताओ, क्या तुम कभी चोरी कर चुके हो? एक ईमानदार आदमी था, वो बोला, नहीं हुजूर। दूसरा आदमी बोला, नहीं जहांपना। जो चोर था ना, जिसने चोरी की हो, कभी भी चोरी की हो, वो घबरा कर बोला, हाँ, मैंने चोरी की है जहांपना। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया कि जहांपना अकबर के दरबार में इतने मंत्री हैं, इतने सशक्त लोग हैं, लेकिन उनके बीच में एक चोर भी है। बीरबल ने तुरंत कहा, देखा जहांपना, सब झूठ बोले, लेकिन सिर्फ चोर ने सच बोला। अकबर हंस के बोले, बीरबल तुमने तो सच का मतलब ही बदल दिया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर से अपनी अकल से सबको हरा दिया। वैसे मोरल ऑफ द स्टोरी, सच बोलना आसान तो नहीं होता, पर सच हमेशा पहचाना जाता है। तो आगे से सच बोला कीजिए, झूठ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मंत्री हैं, इतने सशक्त लोग हैं, लेकिन उनके बीच में एक चोर भी है। बीरबल ने तुरंत कहा, देखा जहांपना, सब झूठ बोले, लेकिन सिर्फ चोर ने सच बोला। अकबर हंस के बोले, बीरबल तुमने तो सच का मतलब ही बदल दिया। राजकुमारी और एक छोटी परी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था। उस राज्य में एक राजा था। एक राज्य था। उस राज्य का एक राजा था। उस राजा की 3 बेटियां थी। बड़ी 2 राजकुमारियां तो महल के कामों में ही लगी रहती थी, जैसे राज्य में सेवा करना, छोटी मोटी समस्या का समाधान करना। पर सबसे छोटी राजकुमारी थोड़ी अलग थी, जिसका काम जिसका नाम
राजकुमारी आर्या था। आर्या मन की बहुत साफ थी और चंचल थी। वो ज़्यादा किसी से बोलती भी नहीं थी। उसको बुक रीड करना बहुत पसंद था और जानवरों से प्यार बहुत था। राजकुमारी आर्या हमेशा महल के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था, उसको हमेशा देखती रहती थी। उसको हमेशा उसको हमेशा देखती रहती थी। एक दिन शाम की बात है, महल में सब बिजी थे, तो आर्या चुपके से चोरी चोरी बिना किसी को बताए महल के पीछे वाले रास्ते से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ी। आर्या को वैसे तो डर नहीं था, क्योंकि आर्या एक बहुत बड़े ब्रेव राजा की बेटी थी। आर्या जंगल की तरफ जा रही थी। जंगल में कच्चा रास्ता था। रास्ते के दोनों तरफ बड़ी बड़ी हरी घास थी। आसपास पेड़ पौधे थे। पेड़ों पर पक्षियां बैठे थे और पास से ही मोर की आवाज आ रही थी। आर्या को ये सब चीजें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो पहली बार महल से बाहर आई थी। आर्या को खुली हवा, साफ मैदान, इस अनजान से जंगल में भी उसको एक अपनापन सा दिख रहा था। आर्या जंगल को बहुत करीब से देख रही थी। आर्या थोड़ी आगे चली तो देखा थोड़ी दूर से ही पानी की आवाज आ रही थी। आर्या पानी की आवाज को फॉलो कर रही थी, तो उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब है, जहां कुछ हिरन पानी पी रहे थे। तो आर्या तालाब के पास जाके, एक बड़ा सा पत्थर था, उस पत्थर पर जाकर आर्या बैठ गई और मानो जंगल को महसूस करने लगी। अचानक तालाब के उस पार आर्या ने देखा एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के पीछे कोई छिप रहा था। आर्या बड़ी हिम्मत से आगे गई और तालाब के उस पार पहुंचकर पेड़ के पास जाके बोली, कोई है क्या वहां पे? सामने आ जाओ, डरो मत। पेड़ के पीछे से एक नन्ही सी, छोटी सी और बहुत प्यारी सी परी निकली। परी बिल्कुल इंसानों जैसी थी, लेकिन छोटी सी थी, जैसे बार्बी डॉल। परी की पीठ पर एक चमचमाता पंख था और हाथ में एक जादुई डंडा। राजकुमारी आर्या बोली, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मेरा नाम आर्या है। परी पेड़ के पीछे से बाहर आई और बोली, मेरा नाम झिलमिल है। आर्या ने उसे दोस्ती कर ली। ये आर्या की पहली कोई दोस्त थी जो उसकी दोस्त बनी। आर्या ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? झिलमिल बोली, मेरा एक पंख टूट गया था, मैं नीचे गिर गई थी। आर्या ने झिलमिल का पंख देखा
तो बोली, कोई नहीं, मैं ठीक कर सकती हूँ इसको, मेरे साथ महल में चलो। परी उड़ नहीं सकती थी। परी ने बताया वो पानी पीने के लिए नीचे उतरी थी, तो उस पर एक दानव ने हमला कर दिया, जिससे उसका पंख टूट गया। आर्य ने परी को बताया कि वो एक राजकुमारी है और पास में ही उसका महल है, तो वो परी की हेल्प कर सकती है। परी को ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा कि एक इंसान पहली ही बार पहली मुलाकात में इतना हेल्प करने को रेडी है। कि एक इंसान इतना हेल्प कर सकता है। राजकुमारी आर्या परी को चुपके से महल के अंदर ले आई और उसके पंख को ठीक करने लगी। जब तक परी का पंख ठीक नहीं हो जाता, परी आर्या के पास ही रहेगी। यहाँ आर्या ने परी का बहुत ध्यान रखा, क्योंकि उसको एक दोस्त जो मिल गई थी और दूसरी तरफ वो एक परी थी। आर्या ने हमेशा अपनी माँ से सिर्फ परियों की ही कहानी जानी थी। आर्या ने परी को पूरा महल घुमाया और अपने सारे खिलौने दिखाए। परी ने देखा और कुछ महसूस किया, पर कुछ बोला नहीं आर्या को। कुछ दिन बीत गए, परी ठीक होने लगी। अब आर्या और परी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। आर्या और परी वापस जंगल में गई और उस दानव को ढूंढने लगे। दानव दिखने में तो ठीक था, दानव दिखने में बड़ा था। बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े हाथ। और मुंह गंदा सा था। आर्य ने पहले इसको देखा नहीं था। परी उस दानव पर हमला करने गई, तो पीछे से आर्य ने उसको रोक दिया और बोली, रुको झिलमिल, मुझे इससे बात करने दो। आर्य ने बहुत प्यार से पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? दानव अभी छोटा था, तो बस इशारों में ही बोला कि वो बहुत दूर से आया है और अपने माता पिता वो बहुत दूर से आया है और अपने माता पिता से बिछड़ गया है, तो तालाब के पास आकर बैठ गया था। देखा एक सुंदर सी चीज तालाब के पास, एक सुंदर सी चीज तालाब के पास है, तो वो उससे खेलने के लिए उसके पास गया, पर वो उससे डर गई और भाग गई। इसी बीच परी को चोट लग गई। दानव यहाँ बहुत अकेला था और रो रहा था। झिलमिल और आर्या को अब पता चल गया था कि ये दानव इतना बुरा नहीं है। आर्या ने उसको खाने के लिए फल दिए, खाने को खाना दिया और पीने के लिए पानी दिया। और जब उसने खाना खा लिया, तो परी ने अपने जादू से उस दानव को उसके माता पिता के पास भेज दिया।
झिलमिल ये देखकर बहुत खुश हुई कि एक राजकुमारी दिल की इतनी अच्छी है और वो आगे चल के एक बहुत अच्छी महारानी बनेगी। अब परी को जाना था तो उसने आर्या को बाय बोला, पर आर्या ने पूछा कि वो आ सकती है क्या मुझसे मिलने। तो झिलमिल ने बोला, हाँ बिल्कुल। आर्या ने परी को पास बुलाया और अपने एक कान की इयरिंग गिफ्ट के तौर पे परी को दे दी। वैसे तो परी के पास देने के लिए भी कुछ भी नहीं था, पर हाँ, परी के पास एक घोड़ा था। जब जब परी नहीं जब आर्या परी को महल घुमा रही थी, अपने खिलौने दिखा रही थी, तो परी ने कुछ नोटिस किया था। वो था अकेलापन, एक दोस्त की कमी। इसीलिए परी ने अपना दोस्त राजकुमारी आर्या को गिफ्ट कर दिया, जो कि एक घोड़ा था। घोड़ा वाइट कलर का था, जो उड़ भी सकता था। आर्या घोड़े को देख रही थी। घोड़े की नीली आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सा वाइट से फर, और घोड़े की पीठ पर पंख भी थे। आर्या घोड़े के पास गई और उसको कान के पास हल्के से सहलाने लगी। तो परी ने बोला, जब भी तुमको उड़ना हो तो बस इसके कान पर हाथ फेरना और ये तुम्हें बादलों की ऊंचाई में ले जाएगा। आर्या ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने कान पर हाथ फेरा, घोड़ा थोड़ा नीचे बैठा, आर्या उसके ऊपर बैठी और हल्के से सुंदर से पंख फैलाकर घोड़ा भागा और एकदम से उड़ गया ऊंचे आसमान में। आर्या को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि महल के बाहर भी इतनी प्यारी दुनिया है। आर्या बहुत खुश थी क्योंकि उसके दो दोस्त थे, एक परी और दूसरा वो घोड़ा। आर्या ने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, बगल तुम वाला मेरे प्यार। सबसे अच्छे दोस्त हो। और आर्या कभी कभी अपने प्यार घोड़े को लेकर बहुत शोर महल मचा कर में आता आ है, गई। गालियां देते हुए, अब हर चिल्ला सुबह चिल्ला आर्या कर। अपने घोड़े बोलने को वाले लेकर दो लोग ही ऊंचे आसमान में एक उड़ दूसरे जाती के है सबसे करीब और हो जाते कभी हैं। कभी तालाब के किनारे हाँ, तो बैठकर हमारी कहानी शुरू होती परी है को याद करती है। रोहन से। रोहन 22 साल का और लड़का ऐसे है हुई एक राजकुमारी जो अपनी और एक फैमिली के परी साथ रहता था। की अनमोल दोस्ती, जो हमेशा के लिए कटट। कहानी बन गई। रोहन 22 साल का लड़का है जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। फैमिली में पापा, मम्मी और रोहन। चूँकि पापा की गवर्नमेंट जॉब थी तो एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ता था। इस बार रोहन और उसकी फैमिली शिफ्ट हुई दिल्ली में। कहते हैं ना कि दिल्ली दिल वालों की है। तो चलिए देखते हैं क्या रोहन को मिलता है कोई दिलवाला। दिल्ली की लक्ष्मी नगर की गीता कॉलोनी में एक छोटा सा फ्लैट था, 201 नंबर। रोहन और उसकी फैमिली वहाँ शिफ्ट हुए। फ्लैट दिखने में तो अच्छा था, 2 BHK था, जिसमें रोहन को पहली बार अपना खुद का पर्सनल रूम मिला और रोहन के रूम से अटैच्ड एक बैल्कनी भी थी। फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था। फ्लैट के एंट्रेंस पे ही
एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें एक सोफ़ा सेट और कुछ डेकोरेशन का आइटम और कुछ डेकोरेशन वाला आइटम। फ्लैट में शिफ्ट होते होते सुबह से शाम हो गई थी। शाम को रोहन के मम्मी पापा सोसाइटी मीटिंग में चले गए। फ्लैट में एंटर के लिए 2 गेट होते हैं ना। रोहन जो हमेशा दूस कटे फ्लैट में एंटर के लिए 2 गेट थे, एक जो बाहर की तरफ खुलता था और दूसरा जो अंदर की तरफ। रोहन हमेशा अंदर वाला गेट ही क्लोज करता था और हमेशा डोरबेल ऑफ कर दिया करता था। शायद ये रोहन की पुरानी आदत थी। रोहन देर रात थक कर वहीं हॉल में सो गया था। रोहन थक कर वहीं हॉल में पड़े पड़े सोफे पर सो गया था। देर रात रोहन के फ़ोन पर 5 से 6 मिस कॉल आई। फ़ोन की आवाज़ सुनकर रोहन की नींद टूटी तो देखा फ़ोन की आवाज़ से रोहन की नींद टूटी तो देखा रात के 2 बज रहे थे और रोहन के फ़ोन पर उसके पापा का मिस कॉल था जो कि फ्लैट के बाहर खड़े हुए थे। रोहन ने कच्ची नींद में ही फ़ोन पिक किया और बोला, हाँ पापा, सॉरी मैं सो गया था। खोलता हूँ। रोहन ने गेट खोला और पापा मम्मी के अंदर आने के बाद रोहन अपने रूम में चला गया। सुबह करीब 6 बजे ही रोहन की नींद पूरी हो गई तो जनाब आंखें मलते मलते बेड से उठे, म्यूजिक प्ले किया, वो भी फुल वॉल्यूम। हाथ में फ़ोन लेकर बैल्कनी में जाके गेट खोल के सामने नज़ारे देखने लगे। रोहन नज़ारा देख ही रहा था और अंगड़ाइयाँ तोड़ ही रहा था कि घर के दरवाजे पर जोर जोर से गुस्से में कोई दरवाज़ा पीट रहा था और एक लड़की की आवाज़ आ रही थी, ए बगल वाले, सुबह सुबह 6 बजे कौन सी पार्टी हो रही है? हाँ, वॉल्यूम कम करो। रोहन पलटा और जल्दी से जाके गेट खोला तो देखा सामने एक सुंदर सी लड़की, बिखरे बाल, नॉर्मल सा सूट और हाथ में साफ सफाई करने वाली झाड़ू और आंखों में गुस्सा, और चिल्लाकर बोली, यहाँ शरीफ लोग रहते हैं और पार्टी वार्टी नहीं करते। यहाँ नए आए हो क्या? यहाँ शरीफ लोग रहते हैं और पार्टी वार्टी नहीं। यहाँ शरीफ लोग रहते हैं और पार्टी वार्टी नहीं चलती। यहाँ नए आए हो क्या? इधर शकल से तो इधर के नहीं हो। रोहन ने बीच में टोका और बोला, ओ हेलो मैडम, आप मेरे घर आए हो या किसी पब्लिक लाइब्रेरी में? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? लड़की बोली, सुबह सुबह यहाँ लखा सिंह चलता है, हनी सिंह नहीं, वॉल्यूम कम करो। दोनों की लड़ाई शुरू हो गई और एक दूसरे को घूरते हुए दोनों एक दूसरे को घूरते हुए चले गए। रोहन ने गेट बंद किया और बोला, ए
एक दूसरे को घूरते हुए चले गए। शिट यार, फक। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए चले गए। रोहन ने गेट बंद किया और बोला, चुड़ैल। रोहन रूम में आया और वॉल्यूम करके नहाने चला गया। रोहन की मम्मी ब्रेकफास्ट लेके आई तो पता चला जिस लड़की से जनाब का झगड़ा हुआ वो तो पड़ोस वाले फ्लैट नंबर 202 में रह रहे गुप्ता जी की बेटी है, जिसका नाम रिधिमा है। रोहन ने अपनी मम्मी को बोला, चुड़ैल है वो, किसने रहने दिया इसको इधर, गवार कहीं की। रोहन और रिधिमा की लड़ाई। रोहन और रिधिमा अक्सर ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते थे, कभी बैल्कनी में फूलों में पानी डालने को लेके तो कभी लाउड म्यूजिक को लेके। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन रोहन सोसाइटी कंपाउंड में अपनी बाइक साफ कर रहा था तो बाहर की साइड से रिधिमा और उसकी फ्रेंड सोसाइटी में आ रही थी। रिधिमा की फ्रेंड ने रोहन को देखा और रिधिमा से बोला, यार तेरा पड़ोसी कितना हैंडसम है यार। रिधिमा बोली, हाँ हैंडसम, अरे चलती फिरती उलझन है। ये बात रोहन ने सुन ली और अपनी बाइक से बोला, अरे बगल वाली लड़की को ना ऑस्कर मिलना चाहिए, ऑस्कर, रोज रोज नया ड्रामा करती है। ऐसे ही नोक झोंक में दिन गुजर जाता और हाल तो ऐसे थे कि दोनों एक दूसरे को देखे बिना ऐसे ही नोक झोंक में दिन गुजरता और जनाब हाल तो ऐसा था कि दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, बट एक ही सोसाइटी में थे ना, शायद इसीलिए मैनेज कर रहे थे। एक दिन सोसाइटी में फंक्शन था और एक रात पहले सब सोसाइटी वाले मिलकर गेम खेल रहे थे। वहीं रोहन और रिधिमा भी थी अपनी अपनी फैमिली के साथ। वैसे तो ये दोनों बच रहे थे कि बस किसी तरह ये दोनों एक दूसरे से टकरा ना जाए। सोसाइटी के गेम के जजेस ने एक लास्ट गेम खेला जिसमें एक बाउल में रखी गई चिट से वहां रैंडम किसी को भी पार्टनर बना गेम खेल रहे थे ना। हाँ, गेम के जजेस ने एक लास्ट गेम खेला जिसमें बाउल में रखी गई चिट से वहां रैंडमली किसी का भी पार्टनर बनना पड़ सकता था और कुछ भी परफॉर्मेंस करनी पड़ती। और अगर टास्क पूरा नहीं किया तो परफॉर्मेंस और अगर टास्क पूरा नहीं किया तो पनिशमेंट भी थी। दोनों एक दूसरे के पार्टनर ना बन जाएं, इसीलिए दोनों ने कुछ ऐसे नंबर लिखे लिखकर डाले जो शायद ही किसी से मिलेंगे। वो नंबर था 87। यहाँ सबका कोई ना कोई पार्टनर निकल रहा था, कोई डांस करके दिखाता तो कोई गाना गाता। धीरे धीरे सबकी परफॉर्मेंस खत्म होने लगी। फिर एकदम से अचानक एंकर ने बोला, गाइस 87 फॉर फीमेल साइड। 87 जो हैं प्लीज यहाँ स्टेज पर आ जाइए। 87 था रिधिमा का, वो स्टेज पर आ गई और दूसरी तरफ दूसरे हाथ से
रिधिमा के स्टेज पे आने के बाद एंकर ने अपना दूसरा हाथ बाउल में डाला और चिट बाहर निकाली। चिट को खोलकर बोला, 87 फॉर मेल साइड, प्लीज स्टेज पर आ जाए। दोनों एकदम शॉक्ड हो गए और एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे, क्योंकि 87 रोहन का भी नंबर था। अब बारी आती है परफॉर्मेंस की। जजेस ने उन दोनों से डांस करने को बोला। दोनों ने एक साथ बोला, क्या इसके साथ डांस? अरे मुझे पार्टनर चेंज करना है। वैसे तो पार्टनर चेंज नहीं कर सकते थे और टास्क नहीं किया तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना था। रिधिमा बोली, इस लाउड स्पीकर के साथ डांस करना है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ। रोहन गुस्से में बोला, इस ड्रामेबाज कबूतरी को ना इस ड्रामेबाज कबूतरी को उड़ा देना चाहिए, सोचना भी मत। तुम्हारे साथ परफॉर्मेंस। हट। यहाँ इन दोनों का झगड़ा शुरू हुआ। जजेस ने इन दोनों का झगड़ा शुरू। जजेस ने इन दोनों को कल होने वाले फंक्शन के लिए पनिशमेंट दे दी और पनिशमेंट थी कल के फंक्शन में सारा काम इन दोनों को ही देखना है, जैसे डेकोरेशन। पार्टी खत्म हुई और सब खा पीकर अपने अपने घर चले गए। सुबह हुई, दोनों भूल भी गए कि उनको आज होने वाली सोसाइटी फंक्शन में काम करना था। रोहन सुबह सुबह अपनी बैल्कनी में जाके फूलों में पानी डालने लगा। वहीं दूसरी तरफ 202 वाली रिधिमा सुबह अपनी बैल्कनी में आकर बैठ गई और कॉफी पीने लगी। सोसाइटी में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था जनाब। अरे होता भी कैसे, जिनको काम सौंपा था। अरे होता भी कैसे, जिनको काम सौंपा था वो तो फूलों में पानी डाल रहा था और दूसरा कॉफी पी रहा था। कैसे पता चलता? पास नीचे से गुजर रहे सोसाइटी एक मेंबर ने उन दोनों को देखा और बोला, अरे तुम दोनों का कॉफी विद म्यूजिक हो गया हो तो नीचे आ जाओ, बहुत काम है। रात में फंक्शन है, कोई बर्थडे पार्टी नहीं है। अब मरता क्या ना करता, दोनों जल्दी से अंदर की तरफ भागे, रेडी होकर बाहर आए। रोहन ने लिफ्ट के बटन को प्रेस किया। रिधिमा पीछे से जल्दी आई। रोहन ने फक। दोनों जल्दी से अंदर की तरफ भागे और रेडी होकर बाहर आए। रोहन ने जल्दी से लिफ्ट का बटन प्रेस किया। रिधिमा तुरंत प्रेस किया और दूसरी तरफ रिधिमा ने तुरंत गेट बंद करके लिफ्ट के सामने खड़ी हो गई। रोहन बोला, ओ हेलो, लिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया है ओ हेलो, लिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया है तो लिफ्ट से मैं जाऊंगा। रिधिमा बोली, लिफ्ट के सामने मैं खड़ी हुई पहले, शराफत से हटो और तुम ना एक काम करो, तुम स्टेज से जाओ। लिफ्ट के सामने मैं खड़ी हूं पहले। लिफ्ट के सामने मैं खड़ी हूं पहले तो, और शराफत से हटो यहां से और तुम एक काम करो, तुम ना वो हाँ यहाँ स्टेज से जाओ जाओ। रोहन अकड़ के बोला, देखो चली जाओ वरना नीचे उठा के फेंक दूंगा। कबूतरी हो। देखो चली जाओ वरना नीचे उठा के फेंक दूंगा। कबूतरी हो, उड़ती फिरोगी।
दोनों लड़ते झगड़ते नीचे आए तो देखा बहुत काम है। तो दोनों ने सोचा इजी काम को पकड़ लेते हैं और जल्दी घर को चले जाते हैं। कम से कम एक दूसरे का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। कमाल की बात है ना, दोनों एक ही जैसा जो सोचते। इन दोनों ने एक एक काम पकड़ लिया। रोहन ने स्टेज वाला काम पकड़ा और रिधिमा फूलों की तरफ भगी। देखते देखते डेकोरेशन का काम होने लगा और दोनों थक के और दोनों का थक कर हाल बहुत बुरा होने लगा। वो कहते हैं ना, काम लगता आसान है बट होता नहीं है। इधर रोहन स्टेज की साइड कुछ तो करवा रहा था। रिधिमा ने देखा कि रोहन के पैरों के पास एक नुकीली सी चीज है जो उसको लग जाएगी। तो रिधिमा जल्दी से आई और रोहन को थोड़ा सा धक्का दिया और बोली, ओए लाउड स्पीकर देख के काम कर। रोहन पलटा और देखा, फक। रोहन ने देखा और बोला, थैंक यू। रिधिमा नाक दिखाकर अपने काम में लग गई। थोड़ी ही देर बाद फूल की गाड़ी आने वाली थी। रिधिमा वेट कर ही रही थी कि एक आवाज आई, अरे मैडम, ये फूल कहाँ रखने हैं? रिधिमा बोली, अरे भाई साहब, रखने नहीं हैं, लगाने हैं। ये लाल वाला वो गेट पर और ये ब्लू और वाइट वाला, हाँ, उस स्टेज पर। इतना बोलते ही रिधिमा का पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। रोहन ने देखा, पहले तो हंसा। रोहन ने देखा तो पहले हंसने लगा। फिर जब कोई हेल्प करने नहीं आया, रोहन ने देखा तो पहले तो बहुत हंसा। फिर कोई हेल्प करने नहीं आया तो रोहन जल्दी से रिधिमा के पास आया और बोला, लो हाथ पकड़ लो, गिर गई ना, इसीलिए कबूतरी बोलता हूँ। रिधिमा उठ नहीं सकती थी, शायद पैर में मोच आ गई होगी। रिधिमा बोली, ज्यादा ज्ञान मत दो, हेल्प करनी करो नहीं तो भाड़ में जाओ। रोहन को लगा कि शायद चोट लगी होगी, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। उसने रिधिमा का हाथ पकड़ा और बड़े आराम से उठा के चेयर पे बिठा दिया। रिधिमा को ऐसा लगा जैसे वो एक कागज है, क्योंकि रोहन ने उसे बड़ी आसानी से उठा लिया था। अब बंदा जिम जाता है तो कुछ तो फायदा हुआ ना। रिधिमा ने उसको गलती से हाथ रोहन जब उसको उठा रहा था तो रिधिमा का गलती से उसके हाथ पे नेल्स लग गए थे, जिससे उसके पूरे हाथ पे निशान आ गए। रिधिमा को चेयर पे बिठाकर रोहन ने पास ही में रखे पानी की बोतल को पास कर दिया। रिधिमा ने रोकर बोला, तुम्हारे हाथ पे निशान आ गए हैं। रिधिमा ने उसको रोका और बोला, तुम्हारे हाथ पे निशान आ गए हैं। तो रोहन ने अपना हाथ देखा और बोला, इट्स ओके, कोई नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। रिधिमा धीरे से बोली, थैंक यू और सॉरी उस दिन चिल्लाने के लिए। रोहन हंसते हुए बोला, अरे अगर तुम चिल्लाओगी नहीं ना तो लगेगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है। और रोहन
रिधिमा का वो गुस्से वाला फेस बना के उसकी एक्टिंग करने लगा। दोनों हंसने लगे और इसी बीच उन दोनों में एक प्यारा सा पल बन गया। आज पहली बार दोनों लड़ नहीं रहे थे। रात को फंक्शन में बहुत रात का फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ और सबने रोहन और रात को फंक्शन बहुत अच्छा हुआ और सबने रिधिमा और रोहन की खूब तारीफ करी। इधर रोहन और रिधिमा टेरिस पे थे, दोनों साथ में, और दोनों नीचे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। नहीं, थोड़ा ठीक कर। इधर रोहन और रिधिमा बिल्डिंग की इधर रोहन और रिधिमा बिल्डिंग की टेरिस पर थे, दोनों साथ में थे, हंस रहे थे और दोनों हंस रहे थे अपनी लड़ाई पर। रोहन बोला, पहली बार जब तुमको देखा था ना, तुम बहुत जानती हो, पहली बार तुम्हें जब देखा था ना, तो तुम बहुत इरिटेटिंग लगी। ओके, जानती हो, पहली बार जब तुमको देखा था ना, तुम बहुत इरिटेटिंग थी। रिधिमा बोली, अच्छा, और अब? रोहन बोला, अब लगता है कि अगर तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनूं ना, तो कुछ अधूरा सा फील करता हूँ। चारों तरफ एक शांति सी थी। चारों तरफ एक शांति सी थी। फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ रिधिमा बोली, तो ठीक है, अब रोज चिखा करूंगी। और रिधिमा बोली, तो ठीक है, अब रोज चिल्लाया करूंगी, परेशान करूंगी। रिधिमा बोली, तो ठीक है, अब डेली परेशान करूंगी। दोनों हंसने लगे और एक छोटी सी फीलिंग बड़े प्यार में बदल गई। वैसे तो आज भी दोनों लड़ते रहते हैं, कभी नमक कम होने पे तो कभी रोटी गोल ना होने पे, पर हर लड़ाई के पीछे प्यार होता है। प्यार जरूरी नहीं कि हर बार फिल्मी हो। कभी कभी वो बगल वाले फ्लैट में हो जाता है और लड़ते लड़ते दिल में उतर जाता है। हैप्पी एंडिंग। ये कट करती हूँ। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर ने बीरबल से बोला, बीरबल, ऐसा लग रहा है जैसे मैं फ्रिज के अंदर वॉक कर रहा हूँ। बीरबल बोले, जहाँपना, ये तो नॉर्मल ठंड है, इसमें तो आइसक्रीम भी जिंदा रह जाएगी। अकबर बोले, क्या कोई इंसान पूरी रात इस ठंडी नदी में खड़ा रह सकता है? बीरबल बोले, अगर इनाम मिले तो जरूर, आदमी क्या नहीं कर सकता जहाँपना। अगली सुबह अकबर ने ऐलान कर दिया, जो आदमी पूरी रात नदी में खड़ा रहेगा उसे इनाम बड़ा मिलेगा। चारों ओर सनसनी फैल गई कि इतनी ठंड में कौन मूर्ख इस ठंडे पानी में इनाम के लिए खड़ा रहेगा। उसी गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण था, उसको पैसे की बहुत जरूरत थी। गरीब आदमी जहाँपना के पास पहुंचा और बोला, इनाम मिलेगा, बस फिर तो मैं रेडी हूं जहाँपना। रात भर वो आदमी कांपता रहा,
लेकिन दूर महल की एक मशाल देखकर खुद को मोटिवेट करता रहा। उसको बादशाह की एक बात याद आई। बादशाह अकबर ने बोला कि तुम ना कपड़े पहनोगे, ना आग का सहारा लोगे और ना किसी और की मदद लोगे। तुम्हें बीचों बीच नदी में गर्दन तक ठंडे पानी में पूरी रात बस गुजारनी होगी। गरीब आदमी ने मान तो लिया था, लेकिन गर्दन तक इस ठंडी नदी में, इस कपकपाती रात में उसकी जान निकल रही थी। लेकिन वो गरीब आदमी बस एक ही बात बोल रहा था, बस थोड़ा और, सुबह होते ही मैं अमीर हो जाऊंगा। आखिर गरीबी में कौन जीना चाहता है। अकबर सुबह सुबह उस आदमी के पास पहुंचे। वो आदमी अकबर को देखकर तुरंत नदी से बाहर आया। कांप रहा था, होश बेहाल थे, लेकिन बादशाह के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था। अकबर ने पूछा, तुमने रात कैसे काटी, वो भी इस वीरान ठंडी नदी में और ऐसी कपकपाती ठंड में। गरीब आदमी हाथ जोड़कर मुस्कुराकर बोला, हुजूर, बस दूर एक मशाल जल रही थी, उसी को देखकर पूरी रात में जिंदा रहा। अकबर ने जैसे ही ये सुना, वो आग बबूला हो गए और उस गरीब आदमी से बोला, क्या तुमने आग से गर्मी ली? तुम्हें इनाम नहीं मिल सकता। अरे भाई, गरीब आदमी का तो दिल ही टूट गया और वो सीधा बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने जैसे ही उनको देखा, उनकी सारी कहानी सुनी और वो बादशाह की जो शर्त थी कि गर्दन तक खड़े रहना है और ना आग का सहारा लोगे और ना किसी कपड़े का सहारा लोगे। बीरबल ने उस गरीब आदमी को सांत्वना दी, यानी कि एक भरोसा दिया कि वो जाए और अगली सुबह वो फिर आए। रात कटने के बाद अगली सुबह बीरबल ने जहांपना अकबर को खाने पर बुलाया। अकबर अपनी मंत्रियों के साथ भूखे पेट बीरबल के सुबह सुबह घर पहुंचे और जाते ही पूछा, बीरबल, खाना किधर है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, बस पकने ही वाला है जहांपना। अकबर देखते हैं खिचड़ी ऊपर एक मटके में टांगी हुई है। अकबर को बहुत भूख लग रही थी। सुबह से शाम हो गई थी, ना उनको खिचड़ी मिली और ना उनकी भूख मिटी, ऊपर से ठंड। अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, ये खिचड़ी आग से 10 फुट ऊपर है, पागल हो गए हो क्या? ये खिचड़ी तो 10 जन्म में भी नहीं बनेगी। बीरबल बोले, जहांपना, जब दूर की मशाल से आदमी को गर्मी मिल सकती है, वो पूरी रात ठंडे पानी में सिर्फ उस दूर मशाल से निकाल सकता है, तो क्या ये खिचड़ी नहीं बन सकती? अकबर शौक हो गए और बोले, अरे ये तो वही बात हो गई। छी, अकबर को अपनी गलती समझ आ गई। अकबर ने बीरबल से बोला, बीरबल, तुम सच में लाजवाब हो, उस गरीब को तुरंत इनाम दिया जाए, ऐसा जहांपना ने ऐलान कर दिया। उस गरीब को अपने महल में बुलाया, उसको एक बहुत प्यारा मोटा सा कंबल दिया और उसको ढेर सारा इनाम दिया। गरीब खुश हो गया और बोला, शुक्रिया हुजूर और थैंक यू सो मच बीरबल जी। तो कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसाफ सिर्फ ताकत से नहीं, अकल से भी होता है। तो आप लोग बस एक ध्यान दीजिएगा कि कमजोर के साथ
चालाकी कभी नहीं करनी चाहिए।